तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तभी भी वहाँ पर गोलियाँ चल रही थी। हाँ, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो सीआरपीएफ की जो बटालियन लगी हुई थी, जो कंपनी लगी हुई थी, उन्होंने उनका जो 5 आतंकवादी थे, सारे पाकिस्तानी थे, सारे जैश ए मोहम्मद के थे, उनके साथ मुठभेड़ में 5 को मार गिराया था। हमने जो इनका एक मेन कॉन्स्पिरेटर था, जो यहाँ पर स्लीपर सेल बनाया था, जिसका नाम अशफाक अहमद था, और जिसने भी यहाँ पर आके, ये भी पाकिस्तानी था, बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करके आया हुआ था। अपराधी जो गैंग्स वगैरह करते हैं वो टारगेटेड करते हैं। आई मीन उनका दहशत फैलाना नहीं है पूरे सोसाइटी में। अगर कोई आपका साथी चला जाता है, और मैंने तो 4 साथी खोए हैं, बहुत दुख होता है। नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और आज मेरे साथ दिल्ली के एक ऐसे पूर्व पुलिस अधिकारी मौजूद हैं जिनका नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो उन घटनाओं की मेमोरी से आपको रूबरू कराने वाला है जो सनसनीखेज ही नहीं, काफी कुछ देश के प्रति भी गंभीर थी, खतरनाक थी। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं अशोक चांद, जो दिल्ली पुलिस में एडिशनल सीपी थे और जिनके नाम पर एक बार स्पेशल सेल देश की शिखर यूनिट के रूप में प्रतिष्ठित थी। आइए उनसे जानते हैं बहुत सारी बातें। सर नमस्कार। आपका स्वागत है। सर शुरुआत करते हैं हम संसद हमले से। जब संसद हमला हुआ था तो आप लोगों ने उसे 72 घंटे में ही सॉल्व कर लिया था और जम्मू कश्मीर तक, यहाँ से जम्मू कश्मीर तक आप लोगों ने दौड़ लगाई थी और आखिरकार आरोपी केवल पकड़े ही नहीं गए थे बल्कि उनको अंजाम तक भी पहुंचाया गया था। तो उस केस से जुड़ी ऐसी कौन सी याद है कि हाँ कुछ था? 13 दिसंबर 2001 की बात है। एंड वो दिन तो क्या कहते हैं, जहन से कभी निकलेगा ही नहीं। ऑर्डिनरी डे था, जैसे आम दिन था। मैं दफ्तर आया हुआ था, दफ्तर में ही बैठे थे, तो उस टाइम पता चला कि संसद पे हमला हो गया। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तभी भी वहाँ पर गोलियाँ चल रही थी। हाँ, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो सीआरपीएफ की जो बटालियन लगी हुई थी, जो कंपनी लगी हुई थी, उन्होंने उनका जो 5 आतंकवादी थे, सारे पाकिस्तानी थे, सारे जैश ए मोहम्मद के थे, उनके साथ मुठभेड़ में 5 को मार गिराया था। मार गिराने के बाद में, क्योंकि सारे मर गए थे, कोई उसमें जिंदा नहीं था, जब उनकी जो बॉडीज की जब हमने तलाशी ली तो हमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एविडेंस मिले जिससे आगे हमने तफ्तीश कर पाए और जिससे आगे हमने जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी उसको हमने अनराइवल किया और जो जो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे फिर हमने उनको गिरफ्तार कर पाया। तो वो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, महत्वपूर्ण इंसिडेंट था इस सारे केस में। उस समय आपकी अगुवाई में न केवल संसद हमला, उसके पहले लाल किला शूट आउट भी हुआ था जब आप डीसीपी स्पेशल सेल हुआ करते थे। इसी तरह का कौन सी याद आपको लाल किला शूट आउट की याद दिलाती है? सही बताऊं तो मैं जो लाल किला शूट आउट के बारे में बताना चाहता हूँ, ये लश्कर तौबा का था। पार्लियामेंट अटैक तो जैश ए मोहम्मद का था। तो ये इन्होंने जो लश्कर तौबा के थे, ये सारे पाकिस्तानी थे, सारे बॉर्डर पार करके आए हुए थे। दिल्ली में एक हाइड आउट था यहाँ पर जामिया में, बटला हाउस में, तो वहाँ पर ये हाइड आउट में रुके हुए थे। और इन्होंने, क्योंकि उन दिनों अगर आपको याद होगा, उन दिनों वो चल रहा था, लाइट एंड साउंड चलता था। तो इन्होंने क्या किया, लाइट एंड साउंड की पहले रेकी करने के बाद में जिस दिन इन्होंने ये वारदात करी, तो वो वेपन्स जो थे वो अपने जैकेट में पीछे छुपा के लेके आए थे, क्योंकि उन दिनों इतनी चेकिंग नहीं होती थी। उसके बाद में जैसे ही लाइट एंड साउंड खत्म हो गया, फिर उन्होंने आर्मी की जो वहाँ पर कैंप होती थी पहले, आजकल नहीं है, वो कैंप होती थी, आर्मी की जो एक बटालियन रहती थी, उनके ऊपर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। तो 3 वहाँ पर आर्मी मैन मारे गए। फिर उन्होंने पीछे का जो रेड फोर्ट का जो वॉल है उससे उतर के, और क्योंकि ये रस्सी भी लेके आए हुए थे, उससे उतर के ये भाग निकले। उस दिन जब इंसिडेंट के बाद में फिर हमने सारा मौके पर पहुंचे वगैरह, सारा तलाशी वगैरह पूरा एरिया, क्राइम सीन को पूरा मुआयना किया। उस दिन हमें कुछ नजर नहीं आया जिससे आगे हम आगे बढ़ सके, कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए हुए थे।
लेकिन जब नेक्स्ट डे फिर हमने जब उजाला हो गया, फिर हमने पूरी जो एरिया की तलाशी ली तो हमें एक क्या कहते हैं एक चिट मिल गया। चिट में भी एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, बस एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। तो उस मोबाइल नंबर को एनालिसिस करते हुए पूरा क्या कहते हैं उसकी पूरी तफ्तीश करते हुए, छानबीन करते हुए, हमने जो इनका एक मेन कॉन्स्पिरेटर था जो यहाँ पर स्लीपर सेल बनाया था, जिसका नाम अशफाक अहमद था, और जिसने भी यहाँ पर आके, ये भी पाकिस्तानी था, बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करके आया हुआ था, और ये लोकल एक जामा मस्जिद का एक शख्स था, जिसके साथ मिलके उसने यहाँ पर अपना एक बेस बना लिया था। और बेस ही नहीं बनाया हुआ था, इसने एक लोकल लड़की से भी शादी कर रखी थी। तो पूरा वो एक जैसे ना इसमें जिसको कहते हैं समा गया था पूरे समा गया था इस पूरे सोसाइटी में। तो उसको फिर हमने इससे पिन पॉइंट किया, तो उसको हमने जब अप्रीहेंड किया तो उसने ये बताया, सारी कहानी बताई कैसे वो क्या कहते हैं वेपन्स वगैरह लेके आए हुए थे, क्योंकि उन दिनों चेकिंग इतनी होती नहीं थी। तो ये ट्रेन में जो बेडिंग होता था पहले, जिसको होल्ड ऑल कहते थे, होल्ड ऑल में छुपा के लेके आए हुए थे। और उसके बाद फिर इन्होंने वारदात करने के बाद में एक जो लश्कर का था जो जिसने रेड फोर्ट में 3 आतंकवादी थे जो रेड फोर्ट में इन्होंने अटैक किया था, तो एक उसमें जो था वो उस टाइम बशरा हाउस में था। फिर जब इसने बताया हमें उसकी लोकेशन वगैरह, फिर हमने वहाँ पर जब रेड की उसको पकड़ने के लिए, तो फिर उसने फिर पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी, और फायरिंग करने के बाद में वो मारा गया। उसके अलावा भी ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी उसको हमने कुछ जेल के पुलिस को हमने दी, उनको देने के बाद में फिर उन्होंने भी एक आतंकवादी वहाँ पर मारे। और सबसे ये बात है इम्पोर्टेंट बात है, उनमें से एक जो था अबू बिलाल बोल के, वो उस टाइम हमारे यहाँ से निकल गया था, लेकिन उसको फिर हमने कुछ 6 महीने या 8-9 महीने बाद में फिर हमने उसको लोकेट किया, और फिर उसको हमारे निजामुद्दीन के एरिया में हमने उसको जब दबच डाली उसको पकड़ने के लिए, फिर गोलियां चली, तो वो भी उसका फायरिंग में वो मारा गया। आप देखते हैं दोनों संसद हमला और जो था आपका लाल किला शूट आउट, इन दोनों में सबसे ज्यादा चुनौती आपको क्या लगी थी? जो संसद पे हमला हुआ था, ये पूरा देश के क्या कहते हैं सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी जिसको कहते हैं, हमारे डेमोक्रेसी पे हमला था। और तो ये और ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना पूरा उस दिन अगर आप देखेंगे दिल्ली में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। तो इसके जो जो एक्चुअल हमला हुआ थे वो तो मारे गए थे, वहाँ पर 5 मारे गए थे, लेकिन इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी था उसको अनरावल करने में किसने मदद की, उनको कौन लेके आया, किसने रेकी कराई, वो बहुत ज़रूरी था सो दैट ये पूरा हम ना मॉड्यूल बस कर सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि संसद हमले को क्या कहते हैं इसका मॉड्यूल को पूरा बस्ट करने का। आपने कई आतंकी घटनाओं, आतंकी वारदातों की आपकी अगुवाई में उसको सुलझाया गया, और कई सारे किडनैपिंग और अंडरवर्ल्ड कहें या गैंगस्टर कहें, उनको भी पकड़ा गया जो काफी बाहुबली थे अपने समय में, जैसे कि मुख्तार अंसारी और दूसरे लोग। तो आप क्या अंतर पाते हैं आतंकवादी वारदातों की जांच और इस तरह के अपराधों में जांच में? जो गैंग जिसको कहते हैं ना अपराधी, जो गैंग्स वगैरह करते हैं वो टारगेटेड करते हैं। उनका दहशत फैलाना नहीं है पूरे सोसाइटी में, उनको तो चाहिए पैसा, बेसिकली उनका काम है एक्सटॉर्शन, पैसा चाहिए उनको, तो इसीलिए वो टारगेटेड काम करते हैं। पर जो आतंकवादी है, जो चाहे वो जैश हो गया, चाहे लश्कर हो गया, चाहे कोई भी आप आतंकवादी, इंडियन मुजाहिदीन ले लो, इनका काम है दहशत फैलाना, इनका काम है लोगों को डराना, सो दैट जो सोसाइटी है वो पूरा बैठ जाए। उन आगे ही जिसको कहते हैं डर के मारे कोई घर से ना निकले, डर के मारे कोई अपना काम पे ना जाए, डर के मारे कोई काम ना कर पाए। तो बट जैसे मैं बताया, लेकिन गैंगस्टर्स का अलग है, उनका तो पैसा क्या कहते हैं, उनका इंटेंशन है पैसा कमाना। तो अगर हम आपराधिक मामलों को मान लें, आतंकवादी वारदातों से अलग, तो आपराधिक मामलों में ऐसी कौन से मामले हैं जिसकी याद आज तक आपकी रही और उसमें चुनौती क्या है? चुनौती थी मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने बताया मुख्तार अंसारी के बारे में। मुख्तार अंसारी जब मैंने जब हमारी टीम ने उनको पकड़ा था,
तो बड़ा जिसको कहते हैं उभरते हुए गैंगस्टर थे, यंग थे बहुत। तो उन्होंने किडनैपिंग कराई थी दिल्ली में, आई मीन अंडा रोड के रोड थे यहाँ से। एक बिजनेसमैन की किडनैपिंग कराई और खुद आई मीन खुद उसमें उन्होंने खुद ही किडनैपिंग करी थी और उसको लेके फिर वहाँ पर क्या कहते हैं ये लेके पंचकुला चले गए थे। पंचकुला से फिर वो रैंसम कॉल आने लगी। रैंसम कॉल उन दिनों की बात है, मैं 80s की बात कर रहा हूँ, उन दिनों लेट 80s की। उन दिनों रैंसम कॉल 1 करोड़ की थी, आई मीन बहुत मायने रखती है उन दिनों 1 करोड़। तो 1 करोड़ की थी और उन दिनों इतने साधन भी नहीं थे जितना आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप वगैरह हो गया है। बड़ा रूडिमेंट्री था उन दिनों टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट थी। तो हमने जब क्या कहते हैं ना एनालिसिस की कहाँ से कॉल आ रही थी तो हमें पता चला कि ये पंचकुला के और चंडीगढ़ वगैरह के पीसीओ से कॉल आ रही थी। तो हमने फिर पूरी टीम वहाँ पहुँचे वहाँ पर और हमने जो जो पीसीओ से कॉल आती थी उसको हमने कवर किया, क्योंकि वो पीसीओ से जो कॉल आती थी एक व्यक्ति का हमने इनको टाई अप करा दिया था, भाई एक व्यक्ति उसको अटेंड करेगा और इस नंबर पे कॉल आएगी। तो जैसे ही उसने पीसीओ से कॉल की, आई मीन उनके जो मुख्य अंसारी तो खुद नहीं थे, उनके हेंचमैन जो थे, जैसे उन्होंने उनको कॉल किया तो हमें पता चल गया कि इस पीसीओ से ये कॉल आ रहा है। तो जो फिर उस पीसीओ पे हमने रेड करी तो हमें 2 व्यक्ति मिल गए थे। 2 व्यक्ति मिलने के बाद में फिर हमने जब इंटरोगेट किया तो हमने जो बिजनेसमैन जिसका किडनैपिंग हुआ था उसको हमने रिकवर कर लिया। फिर हमें पता चला कि मुख्तियार अंसारी क्योंकि रैंसम कॉल आई मीन रैंसम लेने के लिए या जो भी जो फाइनल हो जाएगा तो वो दिल्ली में रह रहे थे। तो दिल्ली में कोई गेस्ट हाउस में था तो उसको फिर हमने वहाँ पर डबोट डाल के उसको उनको पूरा पकड़ लिया और काफ़ी भारी मात्रा में आमजन एमुनिशन का हमने रिकवरी की। बट बताना ही ज़रूरी है, बट जैसे हमने मुख्तियार अंसारी को इंटरोगेट वगैरह किया, हमें पूछताछ करने शुरू करी तो जिसको कहते हैं ना ही वाज काम एंड कंपोज्ड, कूल था जिसको कहते हैं ना, आई मीन उसको कोई ऐसी क्या कहते हैं ना, ही वाज नॉट जिसको क्या कहते हैं ना, आई मीन ऐसे नहीं है वो घबराहट में आ गया था। तो तब से ही इज और क्या कहते हैं आई मीन उसके बाद तो फिर और वो क्राइम वगैरह करके अब तो उसके बाद में तो आई थिंक बहुत बड़ा माफिया डॉन बन गए, और हमारे टाइम पर वो जस्ट उभरता हुआ था। और किडनैपिंग के ऐसा ऐसा कौन सा किडनैपिंग का मामला था जो आपके लिए मेमोरेबल हो? वो एक कि मैं उस टाइम क्राइम में था, आई मीन एक बच्चे की किडनैपिंग हुई थी फ्रॉम साउथ दिल्ली से। बच्चे का नाम वगैरह है, छोटा सा बच्चा था एंड उसकी किडनैपिंग हुई थी और उसकी जो उन्होंने एक मेड रखा था, मेड की कोई वेरिफिकेशन करी नहीं थी पुलिस के कहते हुए बावजूद भी बार बार कहते हुए अगर आप कोई डोमेस्टिक हेल्प भी रखो तो उसकी वेरिफिकेशन जरूर कराऊंगा, लेकिन इन्होंने कोई वेरिफिकेशन नहीं करी हुई थी मेड की। और जब आई मीन फिर मेड वो बच्चा आपको लेके निकल गया, आई मीन किडनैप हो गया एंड ऑल दैट। उसके बाद फिर रैंसम कॉल वगैरह फैमिली को आना शुरू हो गया, कोई क्लू नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब हमने जहाँ मेड रहती थी उन्होंने कमरा वगैरह दे रखा था, तो हमने जब मेड की कमरे की सर्च करी बाद में तो हमें एक रिचार्ज कूपन मिला। अच्छा, हाँ। तो जब उस रिचार्ज कूपन की हमने फिर तफ्तीश करी तो हमने फिर एक फ़ोन नंबर आइडेंटिफाई किया। फिर उस फ़ोन नंबर को जब हमने ट्रेस किया, एनालिसिस किया, तो उस फ़ोन नंबर से हमें पता चल गया कि ये कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद हमने फिर गिरफ्तारियाँ शुरू की और गिरफ्तारियाँ शुरू करने के बाद में मेड को हमने फिर इन्होंने कहीं हरियाणा में बच्चे को रखा हुआ था और बच्चे के उन्होंने पूरा हुलिया चेंज करा दिया था। बच्चा था लड़का, उसको लड़की बना दिया था, फ्रॉक वगैरह पहना के लड़की वगैरह बना दिया था। तो वो अगर हम क्योंकि बच्चा मेड ले गई थी, मेड आइडेंटिफाइड थी, तो अगर हम बच्चा नहीं रिकवर करते तो आई मीन क्या कहते हैं बच्चे के जान को खतरा हो रहा था। दैट वाज वो भी हमने बहुत जल्दी रिकवर करा दिया था। तो जिसको कहते हैं ना आप पुलिस में भर्ती हुए हैं तो क्या कहते हैं सोसाइटी की आई मीन सॉर्ट ऑफ सेवा करने के लिए, तो उस टाइम बड़ा जिसको कहते हैं ना खुद को बहुत ही अच्छा लगा दैट भाई हम जब आई मीन हमारी मेहनत से और हमारी क्या कहते हैं
एफर्ट से हमने एक नन्ही सी जान को अपने रिकवर करके उनके अपने फैमिली को वापस करा दिया। सर कई ऐसे मामले भी थे आपके नेतृत्व में जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल थी जो कंट्रोवर्शियल हुए थे, जैसे कि अंसर प्लाजा एनकाउंटर। तो उस समय आपको क्या फील होता है कि इस तरह की जो चुनौती आती है, जब आपकी मतलब निष्ठा पर सवाल उठने लगता है, तो कैसा लगता है उस समय? जी, आप अगर सही काम कर रहे हो तो चाहे कोई कुछ भी कहता है, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड देन देखो ना, जब आप यू आर फाइटिंग टेररिज्म, तो आई मीन क्या कहते हैं, यू हैव टू, और उसका आपको कन्विक्शन होना चाहिए दैट भाई आई एम गोइंग टू फाइट टेररिज्म विद ऑल द रिसोर्सेज एट माय कमांड। तो जैसे अंसर प्लाजा की बात कर रहे हैं, अंसर प्लाजा में 2 पाकिस्तानी थे, लश्कर तोयबा के थे, एंड दिवाली से एक दिन पहले की बात होगी या 2 दिन पहले की बात, तो दे वांटेड टू डू सम स्पेक्टेकुलर एक्शन इन दिवाली डे। अब उसके ऊपर सवाल उठाना दैट इनको भाई कैसे शूट आउट में मारे गए एंड ऑल दैट, मुझे तो लगता है ये उचित नहीं है। और बाकी उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, बट लेकिन आई मीन क्या कहते हैं, हाई कोर्ट में भी रिट वगैरह लगी है नॉन, बट वी प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट हमारे ऊपर गोली चलाई, हमारी टीम के ऊपर गोली चलाई, इसीलिए हमारी टीम ने अपने क्या कहते हैं सेल्फ डिफेंस पे गोली चलाई, एंड इट वाज प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ आल्सो। तो बट लेकिन ये जानबूझ के रेकअप किया गया था, सो दैट क्या कहता है, कोई एक व्यक्ति थे, मैं नाम नहीं लूँगा, जो मीडिया में थे उन दिनों, और वो अपना क्या कहते हैं बता सके जब भाई मैंने पता नहीं क्या कर दिया है, क्या क्या लेके आ गया है। बट इट इज आई कैन से दैट इट वाज एब्सोल्युटली, जिसको कहते हैं सही एक्शन लिया गया था उस टाइम। सर आपके नेतृत्व में ज़्यादातर पुलिस ने टेररिज्म के मामले या फिर बहुत हीनियस क्राइम को डील किया। जब ये डील आप करते हैं और उस दौरान या उस पूरी आपकी टीम में से किसी का लॉस होता है, जैसे आपके समय में भी काफ़ी पर्सन मारे गए या किसी हादसे के शिकार हुए, तो वैसे में कैसा फील होता है जब अपना कोई साथी जो टीम होती है, जो ऐसी टीम होती है, जो ऑपरेशनल टीम होती है ना, वो ना आप एक दूसरे से तो जुड़े हुए रहते हैं, बट उसके आप अपने फैमिली के साथ सॉर्ट ऑफ जुड़े हुए रहते हैं। अगर कोई आपका साथी आई मीन चला जाता है, और मैंने तो 4 साथी खोए हैं पूरे मेरे इस टेन्योर में, तो बहुत दुख होता है। बिकॉज आपने उनके साथ बैठ के खाया, बैठ के इकट्ठा अपने इन्वेस्टिगेशन करिए, इकट्ठा अपने रेड करिए, इकट्ठा अगर आपको अप्रिसिएशन मिला तो इकट्ठा अप्रिसिएशन दिया, और कभी इश्यूज हुए तो इकट्ठा आपने फेस किया है। तो बहुत दुख होता है, आई मीन आपको खुद को, मेरे को तो बहुत दुख होता है जब एनीवन, जो मेरे जानने वाले हैं और मेरे जो क्या कहते हैं मेरे टीम के हैं या एसोसिएट्स हैं, अगर आई मीन वो चले जाते हैं तो बहुत ही दुख होता है। सर बहुत खतरनाक मामले आपने सुलझाए या उसको इन्वेस्टिगेशन के पार्ट रहे, बहुत मेन पार्ट रहे, तो क्या आपको डर नहीं लगता? देखो जैसे मैंने बताया ना, आई मीन आपको एक जुनून सा हो जाता है, चाहे आप टेररिज्म से लड़ रहे हो, चाहे आप क्राइम से लड़ रहे हो। आई मीन उस टाइम आप यंग होते हो, आई मीन तो जो आपका जो जुनून ना वो टेक ओवर कर लेता है आपको, दैट नो आई मीन somebody has to do something for the society। तो पुलिस में तो हम है ही है, बट पुलिस में आने के बाद में भी हम वी आर रिस्पॉन्सिबल दैट भाई क्या कहते हैं आपका लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में ठीक रहे, क्राइम अंडर कंट्रोल रहे, उग्रवादी क्या कहते हैं आपको माने ना, उग्रवादी अपना क्या कहते हैं टेररिज्म ना फैला पाए, टेरर ना फैला पाए। तो इसके लिए एंड देखो रिस्क तो हर लाइफ में है, आप यहाँ चलते हुए जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी आपके ऊपर आई मीन एक्सीडेंट हो सकता है, तो रिस्क तो है, बट आई
तो आई मीन मेरा तो पर्सनल ये था दैट आई वाज, जिसको कहते हैं ना, मेरा तो एक जुनून था भाई क्राइम और टेरर से लड़ने का। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे दिल्ली के तेज तरार पूर्व IPS अशोक चांद। अगले वीडियो में फिर किसी एक शख्सियत का मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना भी।